लालमपुर में बबलू एक गरीब लोहार था। वो और उसकी बहू पीलू लोहे के औजार का काम करते थे। फिर बबलू उन औजारों को बाजार में जाकर बेच देता था। बबलू का बेटा बंटी लोहारी के काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसे एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना था और वो अपने पिता की एक भी बात नहीं मानता था। एक दिन बबलू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो बंटी को बुलाकर कहता है, बेटा बंटी, हमारा खानदानी काम है लोहारी का। तू पता नहीं किस दुनिया में है, जमा जमाया काम है, इसे आगे बढ़ा। मैं तुझे पुरखों की निशानी देना चाहता हूँ। ये ले लो, ये है वो लोहे का तवा जिससे मेरे पिताजी ने काम शुरू किया था, घर के लिए बनाए थे वो ये तवा। हम यही काम करके अपने घर के लिए रोटी कमाते हैं। अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूँगा, तू इसे ले और अपनी कमाई कर। क्या पिताजी, मैं ये लोहे का मजदूरी वाला काम नहीं कर सकता हूँ। इतने साल काम करके जायदाद के नाम पर हमारे पास क्या है, ये लोहे का तवा। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, इस काम से नफरत करता हूँ। मैं कभी भी इसे बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा। अरे आप अपने पिताजी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? इन्होंने घर का पूरा खर्च इतने सालों तक संभाले हैं। आपको ये काम करने के लिए ही तो कह रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? काम नहीं करोगे तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? क्या सपनों में बनोगे? अरे अच्छा पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैं आपका कहना मानूंगा और मेहनत से काम करूंगा। इस लोहे के तवे की कसम, इससे पैसा कमाऊंगा। इसके बाद कुछ दिनों में बबलू परलोक सिधार जाता है। आप कब से काम शुरू करेंगे जी? कहीं आपका इरादा तो नहीं बदल गया है? मेरा मन नहीं है लोहार का काम करने के लिए। तो फिर क्या अपने पिताजी को झूठा वादा किया था क्या? और घर का खर्च कैसे चलेगा? आप क्या चाहते हैं कि हम भूखे मर जाएं, बेघर हो जाएं? अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तो फिर इस तवे का इस्तेमाल करो, काम शुरू करो, अब खाली मत रहो। तुम यही चाहती हो ना कि मैं इस तवे का उपयोग करके पैसे कमाऊं? तो मुझे 2-3 दिन दो, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा और पैसे कमाऊंगा, लेकिन मैं लोहार का काम नहीं करूंगा। इसके बाद बंटी 2 दिन तक सोचता रहता है और फिर एक चौक में अपना छोटा सा लोहे की तवे पर आलू चाट की दुकान खोल लेता है और बंटी का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। लोग उसकी आलू चाट की बहुत तारीफ करते हैं। लोहे की तवे में गर्मा गर्म आलू चाट में वो अब अलग अलग फ्लेवर्स भी ले आता है और जल्दी ही उसकी कमाई और बढ़ जाती है। वाह जी, आपने तो बहुत ही कमाल का आइडिया निकाले हो। ऐसा तवा आलू चाट तो पूरे जंगल में नहीं मिलता है। हाँ पीलो, ये तुम्हारे और पिताजी के कारण हुआ है। अब अपना एक बड़ी दुकान खरीदेंगे। वाह जी। और बंटी एक बड़ी सी दुकान ले लेता है। इसके बाद बड़े बड़े सेठ भी उसके यहाँ तवा आलू टिक्की खाने के लिए आते थे। शादी पार्टी इन सब का ऑर्डर भी इन्हें मिलने लगता है और अब तो पीलू भी बंटी का साथ देने लगती है। पीलो, मैं अब समझ गया हूँ मेहनत का सही मतलब। पिताजी ने कितनी मेहनत से मुझे बड़ा किया, मैं उनके काम को कम ही मानता रहा। तुमने मुझे भटकने से बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपने पुरखों का नाम रोशन नहीं करता। तुम्हारे कारण ही मैं इतनी तरक्की कर पाया हूँ। ये लो सोने का हार। इस तरह से अपने बड़ों का सम्मान करने के कारण और कड़ी मेहनत से वो बहुत बड़ा कारोबारी बन जाता है। फिर पीलू और बंटी खुशी खुशी रहने लगे। इस दुनिया में मेरे साथ मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। मुझे ही देख लो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अपनी गलती की एहसास हो जाती है। सुंदरपुर नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत चतुर था। उसने बहुत सी कलाएं सीखी। उसे तीर चलाना आ गया, उसने नाव चलाना सीख लिया और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना भी सीख लिया। उसके बाद वह घर लौटा। अब तो मैं सब कुछ सीख गया हूँ। मैं जितने धन कमाना चाहता हूँ उतना कमा सकता हूँ। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। ऐसे उसके मन में बहुत घमंड चढ़ गया था। बड़े घमंड से वह सब लोगों से कहता, इस दुनिया में मेरे साथ मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है।
मैं सब कुछ जानता हूँ। उसी गांव में आचार्य जयसूर्या भी अपना डेरा लगाए हुए रहते हैं। तो वह इस बालक को देखते हैं और मन में सोचते हैं कि इसे शिक्षा देने की जरूरत है। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए। भवती भिक्षां देहि। तो उस लड़के ने पूछा, तुम कौन हो और ये भिक्षाटन क्यों कर रहे हो? कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते? मुझे ही देख लो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आचार्य ने कहा, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूँ। उनकी बात लड़के को कुछ समझ में नहीं आई। तो उसने कहा, उसका मतलब क्या है? किसी के भी मन को वश में कर लोगे? तो आचार्य कहते हैं, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। वह लड़का आचार्य यह कहने पर भी कुछ नहीं समझ सका। उसने फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? शासन तो राजा बनाते हैं और प्रजा पालन करते हैं। हंसते हुए आचार्य ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता। इस तरह उसका मन उसके वश में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। आचार्य की यह सब बातें सुनकर अपनी गलती की एहसास हो जाती है राजू को। तब राजू आचार्य को विनम्रता से नमस्कार करते हुए कहता है, गुरुवर्य, माफ कर दीजिए मुझे। मैं अपने हुनर को सराहने से ज्यादा घमंड कर रहा था। मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। उस दिन के बाद राजू किसी के सामने अपने हुनर का डींगे नहीं मारता था और एक अच्छा और प्यार भरा इंसान होके अपनी जिंदगी बिताने लगा। इस पीलू को हराने का तरीका सोचना होगा। अरे वाह कालू भाई, क्या सोडा है। कालू इतनी रात में गहरे जंगल में कहाँ जा रहा है? भिलाईपुर के गांव में पीलू सोडा बेचा करती थी। पीलू का सोडा बहुत बिकता था। पीलू घरेलू तरीके से रंग बनाया करती थी और बहुत अच्छे से अलग अलग फ्लेवर बनाकर बेचा करती थी। ये लोगों को बहुत पसंद आता था। उसकी दुकान के सामने कालू की भी सोडा की दुकान थी, लेकिन वो बहुत ही आलसी था और पीलू की तरक्की से जलता था। सोडा ले लो सोडा, रंग बिरंगे अलग अलग फ्लेवर्स के सोडा। ऐसे फ्लेवर्स आपको पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेंगे। सोडा ले लो सोडा, हाजमा ठीक करने वाला सोडा। तो टिल्लू कहता है, कालू भाई, आजकल लोग शौक के लिए सोडा पीते हैं, हाजमा ठीक करने के लिए नहीं। इसलिए हम पीलू की दुकान में जाते हैं, वहाँ एक से एक फ्लेवर के सोडे मिलते हैं। ये सुनकर कालू बहुत गुस्सा करता है। टिल्लू पीलू की दुकान जाकर पूरे परिवार के लिए सोडा ले लेता है। ये लो टिल्लू भैया, फैमिली पैक सोडा, 500 रुपए हुए। कालू सोच में पड़ जाता है। इस पीलू को हराने का तरीका सोचना होगा, नहीं तो मुझे ये गरीब कर देगी और मुझे जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। उस रात कालू जाबाज चील के पास जाता है और जंगल से एक पाउडर लेकर आता है, जिसको वो अपने सोडा में मिलाता है। अगले दिन कालू मिलावटी सोडा बेचने लगता है। सोडा ले लो, इंटरनेशनल सोडा, एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे। सोडा ले लो, इंटरनेशनल सोडा, एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे। अरे कालू भैया, तुम कहाँ से इंटरनेशनल सोडा ले आए? वो मेरे जीजाजी ने भेजे हैं अमेरिका से। एक बार पी के तो देखो टिल्लू भाई, बार बार पियोगे। ठीक है, एक दो, नहीं अच्छा लगा तो पैसे नहीं दूंगा। कालू टिल्लू को सोडा देता है और टिल्लू एक के बाद एक 5 सोडा पी जाता है। अरे वाह कालू भाई,
क्या सोडा है, इसके सामने तो पीलू का सोडा एकदम बकवास है। मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ लाता हूँ। और जल्दी ही पीलू की दुकान खाली हो जाती है। कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं जाता है और सिर्फ कालू के पास ही सब सोडा पीते हैं। पीलू, तुम जंगल छोड़कर अफ्रीका चली जाओ, वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। मैं तो बर्बाद ही हो गई हूँ। ये अचानक से कालू का कौन सा जीजा जी पैदा हो गया अमेरिका में। उस रात पीलू अपनी दुकान बंद करके जा रही थी। वो बहुत उदास थी और जंगल छोड़ने के बारे में सोच रही थी। तभी उसे कालू दूर जंगल में उड़ता हुआ दिखता है। अरे कालू इतनी रात में गहरे जंगल में कहाँ जा रहा है, इसका पीछा करती हूँ। और पीलू जाबाज के साथ उसके सौदे को होता हुआ देख लेती है। पीलू अपने मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर लेती है और फिर कालू को वो पाउडर घर में सोडा में मिलाते हुए भी रिकॉर्ड कर लेती है। पीलू तुरंत ही हरिया इंस्पेक्टर के पास जाती है। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, कालू सोडा में नशा मिला रहा है। हरिया वो वीडियो देखता है और बहुत गुस्सा करता है। मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। फिर हरिया सभी चिड़ियों को लेकर कालू के घर जाता है। कालू, तुम मुझे नशा वाला सोडा बेच रहे थे, अब हम सब तुम्हारा नशा उतारेंगे। ऐसे टिल्लू कहता है। कालू की बहुत पिटाई होती है और फिर उसे जेल हो जाता है। इस तरह से पीलू अपनी ईमानदारी के कारण जंगल में अकेली सोडा बेचने वाली रह जाती है और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। अरे मुझे पागल समझ के रखी हो क्या पीलू चिड़िया? मैं तुम्हें सीक्रेट क्यों बताऊं? मैं अपना क्या नुकसान कर लूं? अभी चलो भागो यहाँ से। अरे ये कालू क्या कर रहा है? पक्षियों के अंडे क्यों चुरा रहा है? एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। पीलू वड़ा पाव बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। जंगल के पक्षी पीलू चिड़िया के ठेले से वड़ा पाव खरीदकर मजे से खाते थे। पीलू के वड़ा पाव की बिक्री देखकर कालू कौवा उससे बहुत जलता था और एक दिन कालू कौवे ने भी अपना ठेला पीलू के ठेले के सामने लगा दिया। कालू आवाज लगाकर वड़ा पाव बेचना शुरू कर देता है। आओ आओ, वड़ा पाव खाओ, गर्मा गर्म पंजाबी वड़ा पाव खाओ। अरे हरिया काका, इधर आओ इधर आओ। वहाँ कहाँ जा रहे हो? वड़ा पाव खाने? अरे मेरा वड़ा पाव खाओगे तो सब खाना भूल जाओगे। इस तरह से कालू के आवाज देने पर हरिया काका उसके पास जाते हैं। अरे कालू, तूने भी वड़ा पाव की दुकान लगा ली? देखूं तो सही तेरे वड़ा पाव में कितना दम है, जरा एक प्लेट दे। अगर अच्छे नहीं हुए तो मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। अरे हरिया काका, एक बार खा के तो देखो, डबल लोगे। फिर हरी काका कालू के वड़ा पाव खाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। अरे वाह कालू, तूने तो बहुत ही कमाल के वड़ा पाव बनाए हैं। अब से मैं तेरी ही दुकान में आऊंगा। इसके बाद से तो कालू की दुकान निकल ही पड़ी। जो भी पक्षी उसके वड़ा पाव खाता उसकी बहुत तारीफ करता। कालू की दुकान चलने से पीलू को अपने वड़ा पाव बेचने में परेशानी आने लगी। इस तरह कई दिन निकल जाते हैं। पीलू को बहुत नुकसान होता है क्योंकि अब उसके ठेले में कोई भी पक्षी नहीं जाता था। पीलू सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे ठेले में फिर से भीड़ लगनी शुरू हो जाए, फिर से लोग मेरे वड़ा पाव खाने लग जाएं। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। ऐसा सोचकर पीलू कालू कौवे के पास जाती है और कालू से कहती है, कालू भैया, आप वड़ा पाव में ऐसा क्या मिलाते हो जिससे सभी आपके यहाँ वड़ा पाव खाने आने लगे हैं? आप भी अगर मुझे सीक्रेट बता दो तो मैं कहीं दूर जाकर वड़ा पाव का ठेला लगा लूंगी, जिससे मेरी भी आमदनी फिर से शुरू हो सके। ऐसा सुनकर कालू उस पर गुस्सा करता है। अरे मुझे पागल समझ के रखी हो क्या पीलू चिड़िया? मैं तुम्हें सीक्रेट क्यों बताऊं? मैं अपना क्या नुकसान कर लूं? अभी चलो भागो यहाँ से। इस तरह से पीलू दुखी होकर वापस अपने ठेले पर आती है और सोचती है, लगता है अब तो मुझे अपना ठेला बंद करना ही होगा। फिर पीलू शाम में अपनी दुकान बंद करके घर की ओर लौट रही थी। तभी पीलू की नजर कालू पर पड़ती है और पीलू कालू का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि कालू दूसरे पक्षियों के घोंसले से उनके अंडे चुरा रहा है। पीलू सोचती है, अरे ये कालू क्या कर रहा है? पक्षियों के अंडे क्यों चुरा रहा है? फिर पीलू कालू का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाती है
और देखती है कालू अंडों को ले जाकर वड़ा पाव के मसाले में फोड़कर मिला देता था। पीलू ये देखकर चौंक जाती है। वो सोचती है, ओह ये राज है कालू के वड़ा पाव के स्वादिष्ट होने का। ये तो बहुत गलत बात है। फिर पीलू तुरंत उड़कर पक्षियों के पास जाती है और उन्हें पूरा सच सच बता देती है। चिड़िया पीलू से कहती है, पीलू बहन, कल ही मेरे दोनों अंडे चोरी हो गए थे। मुझे लगा कि दुष्ट चीलू ने उन्हें चुरा कर ले गया है। दूसरी चिड़िया कहती है, हाँ हाँ बहन, परसों मेरे भी अंडे मेरे घोंसले से गायब हो गए थे। मुझे लगा कि कोई नाग सांप लेके चला गया है। हरिया काका कहते हैं, चलो चलकर हम उस बदमाश कालू को पकड़ते हैं और उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं। वो हमारे अंडे हमें ही खिला रहा है। फिर सभी पक्षी कालू के घर पर धावा बोल देते हैं, क्यों रे कालू, तू कितना बदमाश है। तू हमारे अंडे चुराकर हमें ही वड़ा पाव में मिलाकर खिला रहा था। अरे तुझे शर्म है कि नहीं? हाँ कालू भैया, तुमको शर्म है कि नहीं? ये क्या तरीका है? तुम हमारे बच्चों को मार रहे हो, उन्हें पैदा ही होने नहीं दे रहे हो और उन्हें हमें ही खिला रहे हो। तुम इस जंगल में रहने के लायक नहीं हो। इतना कहकर पक्षी कालू की बुरी कदर पिटाई कर देते हैं। पिटाई खाकर कालू जंगल छोड़कर भाग जाता है। कालू के भाग जाने के बाद से सभी पक्षियों के अंडे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं और पीलू की वड़ा पाव की दुकान एक बार फिर से चल पड़ती है। अब पीलू अपनी मेहनत से अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। इस तरह सभी पक्षी अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। कब समझेंगे ये लोग गरीब लोग? ये कथा वथा सुनने नहीं आया हूँ। और हमें वृत्त में ऐसे काम नहीं करवाना चाहिए। ये कौन है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुंदरनगर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ताकतवर जमींदार था। वो और उसका दोस्त जाबाज चील गरीब मजदूरों से अपने खेत के काम करवाते थे, लेकिन मजदूरी के लिए पैसे नहीं देते थे। इस वजह से मजदूर बहुत दुखी रहते थे। उन मजदूरों में दुर्गा भक्त पीलू भी थी। पीलू बहुत ही दयालु थी और मजबूरी में मजदूरी करती थी। ऐसे ही नवरात्रि के समय एक दिन कड़क पूछता है, अरे ये मजदूर क्यों नहीं आए? मेरा नुकसान हो रहा है। खेती का काम बहुत महंगा होता है। कब समझेंगे ये लोग गरीब लोग? तो जाबाज कहता है, अरे कड़क भाई, ये पीलू है ना, इसने सबको नवरात्रि का व्रत करने के लिए कह रखी है। इसी वजह से ये सब कमजोर हो गए हैं। पीलू को पकड़ कर ले आओ और उसी से पूरी मजदूरी करवाऊंगा। उसका जो भी साथ दे उसे भी भूखे पेट मजदूरी करवाएंगे। बड़े आए दुर्गा भक्त। तो जाबाज कहता है, ठीक है भाई। फिर कुछ ही देर में जाबाज पीलू के घर में पहुंच जाता है। वहाँ पर पीलू सबको दुर्गा जी की कथा सुना रही थी। ये देखकर जाबाज बहुत गुस्से में आ जाता है। उसको देखकर बहुत से मजदूर पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। आइए जाबाज जी, आप भी कथा सुन लीजिए। तो जाबाज कहता है, ये कथा वथा सुनने नहीं आया हूँ, चलो मजदूरी करने। लेकिन आज तो नवरात्रि का व्रत है, आज दुर्गा जी की कथा सुननी चाहिए। तो सुंदरी कहती है, हाँ हम पीलू के साथ है। तो बंटी कहता है, एक दिन भी हमें आप चैन से नहीं रहने देते हैं। पीलू कितनी बड़ी भक्त है, आप उसे कम से कम छोड़ दो। तो जाबाज कहता है, अब तो तुम दोनों को भी मैं इस पीलू के साथ लेकर जाऊंगा। कड़क भाई, ये तीनों को लेकर आया हूँ। ये पीलू बहुत बड़ी बदमाश है, कह रही थी कि देवी की भक्ति करनी है, मजदूरी नहीं। तो कड़क कहता है, अब इसको डबल मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसे कड़क उनसे दिन रात काम करवाता गया, लेकिन व्रत होने की वजह से वो लोग कुछ नहीं खाए थे और कमजोर पड़ने लगे। तो पीलू कहती है, कड़क सेठ जी, हम मजदूरी कर रहे हैं जिससे आपकी शानो शौकत है। आपको भी हमें मेहनत के पैसे देने चाहिए और हमें व्रत में ऐसे काम नहीं करवाना चाहिए। इन दोनों को कुछ फल तो दीजिए। तो कड़क कहता है, तू जरूरत से ज्यादा बोलती है। तुझे भक्ति करनी है तो मंदिर में क्यों नहीं काम करने लगती है तू? तो जाबाज कहता है, सही बात है, तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, ना ही खाने के लिए कुछ मिलेगा। अब काम कर वरना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा।
दूंगा। कड़क की धमकी से सब डर जाते हैं। कड़क और जाबाज बहुत ही क्रूर थे। वो सुंदरी और बंटी को कुछ भी खाने को नहीं दे रहे थे। पीलू हिम्मत दिखाती है। हे दुर्गा माँ, आप ही हमारी रक्षक हो। आप ही इन दुष्टों से सुंदरी और बंटी को बचाओ। जो बुरा होना है मेरा हो जाए, क्योंकि मुझे तो बस आपकी भक्ति से मतलब है। ये दोनों मेरे कारण ही फंस गए हैं। पीलू खुद बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वो दुर्गा जी को लगातार याद करती रहती थी। जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे। सुंदरी और बंटी बेहोश हो जाते हैं। बड़ी आई भक्त मंडली। कमजोर मजदूर। तभी वहाँ पर बहुत तेज रोशनी होती है। अरे ये क्या लगता है, माँ प्रकट हो रही है। दुर्गा माँ कहती है, पीलू बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत नेक दिल की हो और मुझे माँ मानती हो। बेटी, तुम्हें जो भी तकलीफ इन बदमाशों ने दी है, अब उसका इन्हें सजा मिलेगी और तेरा कल्याण होगा बेटी। दुर्गा जी की कृपा से पीलू पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। अरे नहीं, ये कौन है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो जाबाज कहता है, मेरी आंखें चुभ रही है। दुर्गा जी उन दुष्ट को बहुत दंड देती है और उनका सारा घमंड टूट जाता है। माँ दुर्गा, मुझे आपकी भक्ति से कभी भटकने नहीं दीजिएगा। दुर्गा जी के आशीर्वाद से पीलू उस जमीन की मालकिन बन जाती है। उसके पास बहुत सी धन दौलत आ जाती है। पीलू सभी गरीबों की ख्याल रखने लगती है। दुर्गा जी के मंदिर में आए दिन भंडारा करवाती है। वो अब कड़क और जाबाज को भी अच्छे प्रसाद देती थी। वो दोनों अब पूरी तरह से सुधर गए थे। अब दुर्गा जी की कृपा से सभी हंसी खुशी रहने लगे। सेठ जी, ये देखिए मेरे दिए। मेरे पास अभी 200 दिए हैं। पूरे जंगल में कोई भी नहीं बनाता है। तुमने तो कमाल ही कर दिया। श्यामपुर के गांव में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू के साथ रहा करती थी। टिल्लू किराना दुकान में काम किया करता था और जब भी दिवाली का मौसम आता तो वो सुंदर सुंदर मिट्टी के दिए बनाकर बेचता था। इस तरह दिवाली में दिए बनाकर बेचने से टिल्लू की ऊपरी कमाई हो जाती थी। एक बार ऐसे ही दिवाली का त्योहार आता है और टिल्लू की तबीयत खराब हो जाती है। वो घर में जब दिए बना रहा होता है तब उसे चक्कर आ जाता है और वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। इस पर पीलू आकर उससे कहती है, पिताजी, आपकी तबीयत खराब है, आप आराम कीजिए, अब आप दिए मत बनाइए। अरे बेटी, अभी तो दिवाली का त्योहार है, अगर मैं दिए नहीं बनाऊंगा तो मेरी ऊपरी कमाई कैसे होगी? फिर तेरी शादी के लिए भी तो पैसे जोड़ने हैं कि नहीं? पिताजी, आप दवाई खाकर आराम कीजिए, मैं दिए बना लूंगी और उन्हें बेच दूंगी। अरे पीलू, तू क्या क्या करेगी? घर का काम करेगी, दिए बनाएगी और फिर तेरी परीक्षा भी तो पास में है। तू उसकी पढ़ाई कब करेगी? तुझे पढ़ लिख कर शहर में भी तो जाना है। पिताजी, आप ज्यादा सोचिए मत, दवाई खाइए और आराम कीजिए। अच्छा, जैसा तू बोले। फिर पीलू अपने पिताजी को दवाई दे देती है और जब वो सोने लगता है तब पीलू दिए बनाने लगती है। लेकिन पीलू ना सिर्फ दिए बनाती है बल्कि उनमें सुंदर सी पेंटिंग भी कर देती है। इससे उसके दिए और भी सुंदर लगने लगते हैं। अगले दिन पीलू दियों को ले जाकर बाजार में बेचने के लिए जाती है। दिए ले लो, दिए, सुंदर सुंदर दिए, दिवाली के दिए, सुंदर सुंदर दिए, रंग बिरंगे पेंटिंग वाले दिए। पीलू के पास बबली चिड़िया आती है। पीलू, ये दिए तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, महंगे हैं क्या? अरे नहीं बबली जी, आपके घर की शान में 4 चांद लगा देंगे और ये महंगे भी नहीं हैं। अच्छा बता, कितने के हैं ये दिए? बबली मैम, ये 20 रुपए के 4 दिए हैं, बताइए आपको कितने दूं? फिर बबली दिए लेकर वहाँ से चली जाती है। हरिया काका पीलू की दुकान में आते हैं। अरे पीलू, ये दिए तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। हाँ हरिया काका, ये आपके बंगले की शान बढ़ाएंगे, इन्हें आप ले जाइए। हाँ, ऐसे दिए तो मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखे, ये तो बहुत सुंदर हैं। इस तरह से पीलू के पूरे दिए उस दिन बिक जाते हैं और वो खुशी खुशी घर आती है। इसके बाद
पीलू अपने पिताजी को उस दिन की कमाई दिखाती है। उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अरे वाह पीलू, तूने तो कमाल ही कर दिया। तेरे दिए वाकई में बहुत सुंदर हैं। चल अब तू भोजन कर ले, दिन भर से तू थक गई होगी। फिर पीलू भोजन करके वापस से दिए बनाने में जुट जाती है। अगले दिन पीलू दिए लेकर उस बाजार में जाती है जहाँ पर अमीर पक्षी खरीदारी करने आया करते थे। वो वहाँ देखती है कि एक बड़ी दुकान वाला एक गरीब मजदूर को डांट रहा है। तुमको मैंने 1000 दियों का ऑर्डर दिया था, लेकिन तुमने अभी तक मुझे सिर्फ 100 ही दिए दिए हैं। अब बताओ, मेरे इतने बड़े बड़े अमीर ग्राहकों को मैं क्या जवाब दूंगा। माफ कर दीजिए सेठ जी, मैंने इस बार दिए बनाते समय मिट्टी में ज्यादा पानी डाल दिया तो मिट्टी पतली हो गई। इस वजह से मैं आपको दिए नहीं बना के दे पाया हूँ। अरे तूने मिट्टी में पानी मिलाया या पानी में मिट्टी मिला दिया है? तेरी वजह से नुकसान तो मेरा ही हुआ ना। ये सुनकर पीलू दुकान वाले के पास जाती है और कहती है, सेठ जी ये देखिए मेरे दिए, मेरे पास अभी 200 दिए हैं। अगर आप कहें तो मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगी। ये दिए पूरे जंगल में कोई भी नहीं बनाता है। ऐसे पेंटिंग वाले सुंदर दिए पूरे जंगल में कोई भी नहीं बनाता है। अरे वाह, ऐसे दिए तो अमीर लोगों को बहुत पसंद आएंगे। लेकिन चिड़िया, तुम 1000 दियों का ऑर्डर पूरा कर पाओगी? पीलू हाँ कहकर उसे 200 दिए देकर चली जाती है और घर में दिन रात मेहनत करती है और 1000 दियों का ऑर्डर पूरा करती है। 1000 दिए ले जाकर पीलू दुकान वाले को देती है। वाह पीलू चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारे दिए अमीर चिड़ियाओं को जरूर पसंद आएंगे। फिर अगली बार मैं तुम्हें और भी बड़ा ऑर्डर दूंगा। इस तरह से पीलू रिकॉर्ड तोड़ दिए बनाती है और उसकी रिकॉर्ड तोड़ कमाई होती है। फिर पीलू अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बंटी एक बहुत ही होशियार मिस्त्री था। इंजीनियर्स भी उससे घर बनाने के पहले सलाह मशवरा करते थे। बंटी बहुत मेहनती था और लोगों की मदद के लिए पैसे भी उधार दे देता था। एक उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी सुनते हो, आप पूरे गांव के लिए घर बनाते हो, लेकिन हमारा खुद का कोई घर नहीं है। बारिश का मौसम आने वाला है, छत की मरम्मत करवानी है। हमारा अपना घर कब होगा? कभी सोचे हो? वो टिल्लू कितनी जल्दी से अपना घर बना लिया, जबकि उसको आपके जितना भी काम नहीं आता है। अरे पीलू, क्यों दूसरों की तरक्की देखकर जल रही हो? बारिश के मौसम के लिए मैं तैयारी कर लूंगा और एक दिन हमारा भी अपना घर होगा। तुम इतना मत सोचो। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया को, जो कि ईंट सप्लायर था, उसको सारी बात बताता है। हरिया भाई, तुम मुझे मेरे घर की मरम्मत के लिए ईंट कितने में दोगे? अरे क्या बंटी भाई, तुम्हारी मदद से तो आज मेरा इतना बड़ा कारोबार है। तुम बस बताओ कितनी ईंट चाहिए, तुम्हें ईंट मिल जाएंगी। फिर हरिया बंटी के घर के बाहर एक ट्रॉली ईंट डलवा देता है। उस रात जब बंटी और पीलू सो रहे थे, तभी बंटी को कुछ आवाज आती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सुबह उठने पर वो ईंटों को गिनता है तो पता है कि कुछ ईंटें कम हो गई थी। अरे लगता है कोई ईंटों को चुरा ले गया है। कौन हो सकता है जी? ऐसे ही अगले सुबह ईंट कम मिलती है तो बंटी परेशान हो जाता है। ये रोज रोज कौन हमारी ईंटों को चुरा रहा है? आज रात मैं पहरेदारी करूंगा। फिर उस रात बंटी जागकर ईंटों की रखवाली करता है। वो एक कोने में छुपकर नजर बना रखता है और थोड़ी ही देर में देखता है कि कुछ बहुत ही छोटी छोटी चिड़िया अपनी अपनी ट्रैक्टर में ईंटों को चुरा कर ले जा रही है। पीलू और बंटी दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जंगल से होते हुए वो छोटी छोटी चिड़िया एक गुफा के अंदर चले गए। दोनों पति पत्नी भी उनके पीछे गए और दूसरी तरफ निकले। अरे यहाँ तो इन छोटी छोटी चिड़ियों का पूरा घर संसार है। हाँ, छोटे छोटे घर और गाड़ियाँ हैं। अरे
छोटी छोटी चिड़िया, तुम लोग मेरे घर से ईंट चुरा कर भागी हो। तभी वहाँ छोटी चिड़िया की रानी बबली बोलती है, नहीं, आप हमें गलत मत समझिए बंटी जी। हमें एक नया महल तैयार करना है और मार्केट प्लेस भी बनानी है, और ये काम आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हमें आपके घर में चोरी करनी पड़ी और आप हमारे पीछे यहाँ तक आए। ओह, तो ये बात है। मुझे आपके काम आने की खुशी होगी। हाँ हाँ, हमें आप छोटी चिड़ियों की तकलीफ पता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करके देंगे रानी जी। फिर बंटी बहुत खूबसूरती से रानी का महल और मार्केट की जगह तैयार कर देता है। छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती है और मिनी पेट्रोल पंप होते हैं, मिनी ट्रैक्टर्स। इसी बीच पीलू और रानी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बंटी जी, आप कमाल के कलाकार हो और आपकी सहायता से पूरा राज्य बहुत सुंदर दिख रहा है। ये लीजिए आपकी मेहनत का इनाम। रानी बंटी को सोने से भरी एक बोरी देती है। ये देखकर पीलू और बबलू की आंखें चमक उठती है। फिर जल्दी ही बबलू अपना एक सुंदर सा बंगलो बनाता है। बबलू अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर देता है और बहुत पैसे कमाता है। फिर पीलू और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।